Okay, so hello bachcho, this is Abhishek sir from Moti Commerce Academy and here we again with another important video for your board examination। एक ऐसा चैप्टर जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है आपका एसपी में, जो कि अराउंड 13-14 मार्क का चैप्टर आपका तैयार होता है। ये ठीक है, आपका तैयारी एमसीक्यूज और वन सेंटेंस का कहां से करना है वो मैंने आपको अपडेट कर दिया था व्हाट्सएप के कम्युनिटी चैनल में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वन सेंटेंस और एमसीक्यूज आपको एक तो पीवाईक्यूज जो मैं अवेलेबल करा चुका हूं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी चीजें मैं अवेलेबल करा चुका हूं, ठीक है। और दूसरा मार्वल का प्रेफर कर सकते हो आप। ये दो ऑप्शन में से आपको दोनों को तैयारी करना है एमसीक्यूज एंड वन सेंटेंस के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं आज के चैप्टर का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको मैं एकदम बारीकी एक शांति से एक किनारा पकड़ लो, मैं पूरा चैप्टर आपको सिर्फ समझाऊंगा ही नहीं, याद करवा दूंगा, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, इश्यू ऑफ शेयर। चलिए सर चैप्टर का शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखो यहाँ पे टॉपिक दिख रहा होगा, प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, है ना। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आखिर शेयर है क्या, है ना। जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी को जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर को बेचती है और उसके थ्रू पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जैसे आपने शेयर चैप्टर में एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा होगा, अलॉटमेंट के बारे में पढ़ा होगा, कॉल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने प्रैक्टिकली वर्क किया। यहां पे मैं आपको थियोरेटिकली जो भी चीजें हैं वो मैं सारा चीज आपको क्लियर करा के देता हूं। देखो यहां पे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, पहला प्रोसीजर में क्या दिख रहा है आपको, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे शेयर एप्लीकेशन का, जो सबसे पहला स्टेप रहता है एप्लीकेशन का। तो ये जो दिया है देखो, ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट, है ना। सबसे पहला काम क्या होगा भाई, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। कंपनी क्या करती है, एक करंट अकाउंट ओपन करती है, और वो किस लिए ओपन किया जाता है कि जो भी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, जैसे आपने देखा होगा अगर कंपनी पर शेयर का वैल्यू 10 रुपए रखती थी, है ना, तो कुछ इस तरीके से मंगाती थी 433। तो ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट मंगा रही है ना, तो वो पैसा कहां पे आता है, तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक करंट अकाउंट खुलाना पड़ता है ना। और उसका नाम जो होता है एस्क्रो बैंक अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्क्रो बैंक अकाउंट। जब तक कि शेयर क्या बोलते हैं अपने पब्लिक को अलॉट नहीं कर देंगे तब तक उसका पैसा वो अकाउंट में क्या रहेगा, डिपॉजिट रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा। जैसे ही मैं उसको शेयर दे दूंगा तो वो बैंक अकाउंट से पैसा हमारे कंपनी के पास आ जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर है, ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। दूसरा जो पॉइंट क्या है देखो, रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। अब क्या होगा भाई, देखो ध्यान से देखते चलो, पहले ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट, दूसरा दिया है रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। इसमें कैसा होगा, शेयर एप्लीकेशन जैसे ये शेयर का जो एप्लीकेशन होता है वो लोगों को क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। और वो लोगों को कहां से मिलता है भाई, तो शेयर ब्रोकर के पास अवेलेबल हो सकता है वो चीज, है ना। शेयर ब्रोकर्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, या तो बैंक भी आजकल अवेलेबल कराती है। ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, ये फॉर्म फिल करने के बाद लोग क्या करते हैं ना, वहां पे अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या था, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंक को। दूसरा जो है रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, जो भी लोगों ने एप्लीकेशन का फिल किया है ना, एप्लीकेशन भरा है ना, तो वो पूरा उसमें डिटेल दे के रखते हैं। उसमें क्या क्या डिटेल आ जाता है भाई, पैन कार्ड का डिटेल देंगे वो लोग, और भी अपनी चीजों का पूरा डिटेल पूरा बताते हैं। और ये होता है कि शेयर खरीदने के लिए पैन कार्ड होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन। अब मान लो जो भी आपका शेयर रिसीव हो रहा है तो उसको आपको क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफाई 4 पार्ट में होता है। पहला जो होता है वो कौन होता है, रिटेल इन्वेस्टर। पहला कौन होता है, रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई वर्थ इन्वेस्टर, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और नॉन इंस्टीट्यूशनल है। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब मैं भी एक नॉन इंस्टीट्यूशनल बन सकता हूं अगर मेरे पास बहुत पैसा है और मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं, कोई इंडिविजुअल टाइप में, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है इंस्टीट्यूशन, जैसे LIC हो गए, है ना। ये सारे कौन से हैं, इंस्टीट्यूशनल वाले हैं। एंड लास्ट जो होता है वो होता है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी।
ये 4 पार्ट में बांटा जाता है कि भाई जो भी मेरा शेयर जा रहा है ना, वो सिर्फ या तो रिटेलर नहीं खरीदेगा, या ये नहीं, या ये नहीं, ये नहीं, है ना। सारे लोग में मेरे को क्लासिफाई करना है ये शेयर को, और जिसमें भी हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि रिटेलर के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 10% शेयर रिजर्व करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो भाई ये तो जो महंगे महंगे खरीदने वाले लोग होंगे, जिनके पास पैसा होगा, वो लोग खरीद लेंगे। तो यहां पे क्या बोला गया, रिटेलर के लिए मेरे शेयर्स कितने परसेंटेज फिक्स रहेंगे, 10% रिजर्व होके रहेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट बोला शेयर एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। देखो जो भी होगा पूरा शेयर देने के बाद, शेयर जब अलॉट किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन का पूरा पैसा रिसीव करने के बाद हम शेयर को अलॉट कर देंगे, और ये जो स्टेटमेंट है वो हम लीड मैनेजर को भेज देंगे, है ना। रजिस्ट्रार जो है उस तक हम पहुंचा देंगे। ये सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। हाँ भाई, शेयर जब हम इशू करते हैं ना, तो ये सारे लोग रहते हैं जो हमारी कंपनी से जुड़ते हैं, और ये सारे लोगों को हमको स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट देना रहता है, बताना रहता है कि सर हमारा जो काम था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। देखो 4 फेज में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ हमारा शेयर एप्लीकेशन का। पहला, मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन रिसीव करना है। तीसरा, क्लासिफाई करना है। एंड चौथा, उसके बेस पे हमको क्या करना है, शेयर अलॉट करना है। और भाई जिनको तुम शेयर अलॉट नहीं कर पाओगे, उनका पैसा क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। ये चीज आपने शेयर कैपिटल चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। ये 4 पॉइंट। उसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये लास्ट पॉइंट में है ना, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि शेयर एप्लीकेशन के बेस पे आप शेयर अलॉट करते हैं ना, तो शेयर अलॉट करते टाइम पे उसका डिसीजन लेता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, ये सारे लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहां पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये आपको 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। उतने दिन के अंदर ही, जैसे आपने न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट दिया होगा कि भाई मेरी कंपनी का शेयर बेचना है, तो लोग आए आपका शेयर खरीदने, तो ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ना शेयर अलॉटमेंट तक का, वो पूरा आपको कितने दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, आई होप पहला पॉइंट क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, अगला टॉपिक, हमने शेयर एप्लीकेशन का तो प्रोसीजर पढ़ लिया, है ना, कि बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, वो सारी चीजें अब साइड में रखते हैं। शेयर अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है, हम कैसे शेयर अलॉट करते हैं, कैसे हम लोगों के बैंक अकाउंट नहीं, डीमैट अकाउंट। देखो शेयर को अलॉट करने के लिए, मतलब शेयर जब भी कंपनी ट्रांसफर करती है तो वो कौन से अकाउंट में जाता है, डीमैट अकाउंट में जाता है। जैसे मेरे को अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर शेयर ट्रांसफर करना है तो कौन सा अकाउंट रहता है उसके लिए, डीमैट अकाउंट, है ना। तो उसका क्या प्रोसीजर है देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखो, रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशंस। पहले क्या करता है भाई, कंपनी के पास क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन रिसीव होता है। जो भी है, जितने भी लोग रहते हैं उन लोग अपना डेटा भेजते हैं कि भाई मेरे को आपकी कंपनी का इतना शेयर खरीदना है। ठीक है, ओके। दूसरा, अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसके बाद क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जो भी डिटेल रिसीव हुआ रहता है, जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, कितना शेयर खरीदना चाहते हो, उसका पैन कार्ड, उसका डिपॉजिटरी, जो भी आईडीज वगैरह हैं, सारा डिटेल हम क्या करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। उनसे एप्लीकेशन रिसीव हुआ, अब उसी को हम क्या कर देते हैं, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद वो सारा डिटेल मेरे को किसको भेजना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज को भेजना पड़ता है। भाई ध्यान से एकदम, शेयर एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुआ, उसको फटाफट हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास मुझे भेजना पड़ता है वो डिटेल को। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट याद है आपको, रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल, हाई वर्थ इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। मेरे को जितने भी एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं उसको 4 पार्ट में अलग अलग करके रखना पड़ेगा। ये रिटेलर्स के हैं, ये एम्प्लॉइज के हैं, ये हाई इंस्टीट्यूशनल वाले हैं, नॉन, मतलब सारे को मेरे को क्लासिफाई करके अलग अलग करके रखना पड़ेगा। फिर मुझे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज डिसाइडेड, कौन से बेस में मैं शेयर इनको देने वाला हूं, कौन से बेस को फॉलो करने वाला हूं, कौन से बेसिस पे शेयर मैं उनको अलॉट करूंगा, वो चीज डिसाइड किया जाता है। और ये कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शेयर्स आर अलॉटेड। उसके बाद डिसाइड करने के बाद उनको शेयर
अलॉट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, फिर स्टेटमेंट तैयार किया जाता है शेयर अलॉटमेंट का, और उसको किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेबी को, है ना। ये जो पूरा मगजमारी किया जाता है ना कंपनी की तरफ से, वो पूरा एक स्टेटमेंट तैयार होता है कि भाई इतना लोगों ने मेरे पे अप्लाई किया, उनको मैंने इतना शेयर दिया, एम्प्लॉइज को इतना शेयर दिया, मतलब सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेबी को। और सेबी जो बोलते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज का हेड होता है, ठीक है, पूरा जो स्टॉक मार्केट होता है उसको देखरेख करने वाला सेबी ही है, तो उसको बताना पड़ेगा भाई, है ना। लास्ट पॉइंट, शेयर्स आर क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट, और फिर वो शेयर क्या हो जाएगा, डीमैट अकाउंट में, उनके जो भी एप्लीकेंट्स है उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट। अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, जहां आपको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या लीगल रेस्ट्रिक्शंस और क्या क्या प्रोविजंस हमको फॉलो करने पड़ेंगे शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, है ना। डायरेक्टली हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते, है ना। शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ चीजों का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ लीगल चीजें, कुछ प्रोविजंस, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इन चीजों को समझना जरूरी है। देखो क्या बोला, कैन नॉट इश्यू शेयर एट डिस्काउंट। आप अपनी कंपनी के शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अगर आपका सामान फेस वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, तो उसको 90 रुपया, 80 रुपए, इतने रुपीस पे आप इशू नहीं कर सकते। या तो आपको पार पे इशू करना पड़ेगा, या तो प्रीमियम पे इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, जितना भी आपने शेयर इशू किया हुआ है, मिनिमम 10% आपको किसके लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आसबा प्रोसेस। व्हाट इज आसबा प्रोसेस? याद है आपको, एस्क्रो बैंक अकाउंट हम ओपन कर रहे थे, है ना, और जब तक कि मैं उनको शेयर नहीं दे देता हूं, जो भी इन्वेस्टर हैं उनको शेयर नहीं दे देता हूं, तब तक वो पैसा उसमें ब्लॉक रहेगा। तो वही प्रोसेस जो फॉलो होता है ना, उसको बोलते हैं हम एस्बा प्रोसेस, ठीक है। एस्बा प्रोसेस में ऐसा होता है कि लोग जो पैसा देंगे तो डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं आएगा, वो एक अकाउंट में रुका रहेगा, एस्क्रो बैंक अकाउंट में। अगर मैं उनको शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो पैसा मेरे पास आएगा, नहीं तो उनका पैसा रिटर्न होकर उन्हीं के अकाउंट में मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? एंटायर प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड इन 10 डेज। मेरे को ये पूरा प्रोसेस, भाई लीगली मैं बाउंड हूं कि मेरे को 10 दिन के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट इज कंपलसरी। मैं किसी भी इन्वेस्टर को डायरेक्टली शेयर नहीं दे सकता हूं, उनके पास डीमैट होना जरूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक लिमिट होता है। सेबी ने डिसाइड किया है कि भाई अगर तुम्हारी कंपनी, मान लो मैं 1 करोड़ रुपए को 1 करोड़ रुपए का शेयर बेचा हूं, तो भाई मेरे को एकदम बोल के रखा जाएगा कि मिनिमम तुम्हारा कितना, 90 लाख रुपए का शेयर तुम्हारा बिकना चाहिए, तभी तुम्हारा ये वैलिड माना जाएगा, नहीं तो तुम्हारा ये चीज कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है, मान लो मैं फंस गया, है ना, कोई नहीं उसमें इन्वेस्ट किया, मैं फंस गया, मैं 10 लाख रुपया लगा दिया, है ना, तो अब भाई कंपनी का अगर नुकसान होगा तो मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरा भी नुकसान होगा पैसे का। तो यहां पे एक लिमिट दिया गया है कंपनी को कि तुम्हारे को मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन होगा, 90%, तभी इसको वैलिड माना जाएगा, नहीं तो तुम्हारी चीजों को रद्द कर दिया जाएगा, शेयर बेचने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इस कारण से क्या करते हैं पता है, कंपनी वाले अंडर राइटर को हायर करते हैं। एक अंडर राइटर रखते हैं, बैंक हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, जिसको वो लोग बोल के रखते हैं कि भाई अगर मेरा शेयर लोग नहीं खरीदेंगे ना, तो तू मेरा शेयर खरीद लेना, ठीक है। उसके बाद इशू शेयर थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस? बुक बिल्डिंग प्रोसेस मतलब मेरे को पूरा कंपनीज एक्ट के रूल फॉलो करने हैं, है ना, सेबी के रूल्स फॉलो करने हैं, जो भी चीज गाइडेड है उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। इसी को बोला है कि इशू शेयर थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। एक तरीका है फॉलो करके शेयर इशू करने का, बस वही मैं तरीके के साथ कर सकता हूं। नेक्स्ट, मिनिमम 5% अमाउंट मस्ट बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। देखो मैंने बताया था ना आपको, जैसे मैं 10 रुपया मंगा रहा हूं तो टुकड़े टुकड़े में मंगाते हैं ना, है ना, तो कम से कम 5% अमाउंट मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाना कंपलसरी है ना। ये सारा मैं शेयर अलॉटमेंट का प्रोविजन एंड लीगल जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो डिस्कस कर रहा हूं, ये चीजों को ध्यान में रखना है। एग्रीमेंट बनाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ और डिपोजिटरी के साथ। डिपोजिटरी कौन कौन है भाई? एनएसडीएल है, सीडीएसएल है। स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का नाम सुना होगा, बीएसई का नाम सुना होगा, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है ना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी एग्रीमेंट करना पड़ता है और डिपोजिटरी के साथ भी एग्रीमेंट करके चलना पड़ता है। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है सर? प्रोस्पेक्टस एक वो चीज होता है जो कंपनी अपने बारे में पूरा बताता है कि भाई मेरी कंपनी ये वर्क करती है, मेरी कंपनी इतना शेयर इशू कर रही है, मेरा फ्यूचर ये गोल है। तो वो
उसके अंदर है ना वो कंपनी के रिगार्डिंग पूरा डिटेल देगा, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कैसे काम होने वाला है हमारी कंपनी का, उसको सब कुछ प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा, वो पैसे का यूज क्या करने वाला है, सारी डिटेल्स, ठीक है। मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर कंपनी टू इश्यू शेयर, हर कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, कुछ एक डिसाइडेड फैक्टर है, कुछ डिसाइडेड अमाउंट है जो कि उतना अगर कंपनी का नेटवर्थ है तभी वो कंपनी शेयर इशू कर सकती है, ये भी चीज का ध्यान रखना है। प्रमोटर्स, अगर प्रमोटर मान लीजिए मैं एक कंपनी लाता हूं, ठीक है, मैं एक कंपनी लाया, मैंने बोला लोगों को बोला कि भाई मैं प्रमोटर रहूंगा कंपनी का, एक काम करो तुम लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो प्रमोटर क्या करता है पता है, ग्लिच कराता है चीजों को। जैसे मैं 50 लाख रुपया वो कंपनी में लगा दिया, बचा हुआ 50 लाख लोगों ने लगाया, ठीक है। अब क्या करता हूं ना कि जैसे ही कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ता है ना तो मैं अपना पैसा निकाल लेता हूं, है ना। तो इससे क्या होता है ना, इन्वेस्टर जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं उनका नुकसान होता है। तो सेबी ने क्या बोला भाई, प्रमोटर अगर पैसा लगा रहा है तो कुछ लॉक इन पीरियड रहेगा, कुछ टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम तक उसको पैसा कंपनी के अंदर रखे रहना पड़ेगा, वो निकाल नहीं सकता। ये सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस है जिसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, 10 दिन के अंदर पूरा काम करके देना पड़ेगा, एसबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट होना जरूरी है ना। मिनिमम 5% एप्लीकेशन का अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगाना पड़ेगा, है ना। 90% सब्सक्राइब किए बिना, मतलब अगर मेरा शेयर जो इशू किया, अगर 90% लोगों ने 90% अमाउंट मेरे को नहीं रिसीव हो रहा है, नहीं सब्सक्राइब हो रहा है, तो मैं शेयर को इशू नहीं कर सकता। बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, मेरे को एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ, डिपॉजिटरी के साथ, है ना। मेरे को सारा चीज प्रोस्पेक्टस में इशू करना, मतलब बताना पड़ेगा। मिनिमम नेटवर्थ मेरा अगर सेबी ने जो डिसाइड किया है उतना है तो ही मैं शेयर इशू कर सकता हूं। और अगर प्रमोटर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रमोटर ने शेयर खरीदा है, तो उसको लॉक इन पीरियड में डाल दिया जाता है उतने डेट तक। ये देख लो भाई, बहुत मस्त टॉपिक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए सर, ये चैप्टर में अगर आप देखेंगे ना तो 2 वर्ड सुनने में मिलेगा आपको, एक होता है इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर और एक होता है इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। दोनों चीज क्या है उसके बारे में हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। देखिए ये सारे पॉइंट्स आप अभी जस्ट पढ़ के आए हैं लीगल प्रोविजन में, है ना, सारे पॉइंट्स आप स्टडी करके आए हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स फॉलो नहीं करती है कंपनी, है ना भाई, हमको लीगल प्रोविजन में बताया गया था ना, क्या क्या बताया गया था, तुमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलेगा तभी तुम शेयर अलॉट कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस तुमको रजिस्ट्रार के साथ इशू करना पड़ेगा, सेबी के साथ सेबी को देना पड़ेगा, है ना, प्रोस्पेक्टस में तुमको सही इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ, एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, डिपोजिटरी के साथ आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, मिनिमम 5% अमाउंट आपको एप्लीकेशन में रिसीव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो किए बिना शेयर को अलॉट कर देते हो, इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, तो ये चीज को हम क्या मानते हैं, इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आपने रेगुलर तरीके से अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं किया, इरेगुलर तरीका यूज किया, जिसमें क्या क्या चीज हो गया है भाई, या तो आपने शेयर अलॉट कर दिया विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, प्रोस्पेक्टस आपने फाइल ही नहीं किया रजिस्ट्रार और सेबी के साथ, मिनिमम 5% अमाउंट एप्लीकेशन का रिसीव ही नहीं हुआ आपके पास, फिर भी आपने शेयर दे दिया, एस्क्रो बैंक अकाउंट आपने ओपन ही नहीं करवाया, अग्रीमेंट भी नहीं बनाया स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ना ही आपने अग्रीमेंट बनाया डिपॉजिटरी के साथ, सेबी की गाइडलाइंस को आपने फॉलो किए बिना ही शेयर अलॉट कर दिया, सही इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोस्पेक्टस में डाला ना वो गलत प्रोवाइड कर दिया या मिसलीडिंग, जिससे कि इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट कर सको, लेकिन वो चीज मैंने बताया कि भाई मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, मेरा फ्यूचर गोल ये है, ऐसा है, ऐसा है, सामने वाले ने आपकी चीजों को देख के पैसा इन्वेस्ट कर दिया, है ना, लेकिन आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था इनकरेक्ट किया था। तो ये सारे केसेस में क्या माना जाएगा कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर किस तरीके से हुआ है, इरेगुलर तरीके से हुआ है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, फटाक से कंप्लीट कर लीजिए, फिर बढ़ता हूं इलीगल शेयर अलॉटमेंट। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि कब हम शेयर अलॉटमेंट को इलीगल बोल सकते हैं, है ना। जैसे हमने इरेगुलर बोलने का क्या क्या वो सारे कॉन्टेक्ट है ना, सारी चीजें थी जिनको अपन फॉलो किए बिना अगर शेयर अलॉट कर रहे हैं तो वो था इरेगुलर। अब कब हमारा शेयर अलॉटमेंट इलीगल बन जाएगा, उसका जो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है वो देखो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जब भी शेयर बेचा जाता है, मान लीजिए ये कंपनी है ना, कंपनी मान के चलिए, एक पर्सन बना दिया लेकिन ये कंपनी है, ठीक है, क्योंकि पर्सन ही होता है जो शेयर लेन देन करता है, कंपनी तो नहीं करता है ना। तो ये जो है ये कंपनी है, कंपनी का शेयर अगर ये पर्सन खरीद रहा है, ये इन्वेस्टर है
है ना। अगर ये इन्वेस्टर खरीद रहा है तो ये होता क्या है पता है, ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है ना। शेयर बेचा मैंने, तुमने शेयर खरीदा, तो दोनों के बीच में क्या बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है कि भाई तुम मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो और तुम मेरी कंपनी के ऑनर कहलाओगे, ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब ये चार चीज फॉलो होता है। ध्यान से सुनना बात को, ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, शेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है दोनों के बीच में, कब कहलाता है कि एक्चुअल में शेयर का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ है, जब ये चार चीज फॉलो होगा। पहला पॉइंट देखने को मिल रहा होगा आपको, ऑफर। ऑफर क्या होता है सर, ऑफर का मतलब होता है, देखो ये जो इन्वेस्टर है उसने ऑफर दिया कंपनी को, जैसे कंपनी ने न्यूज में एडवर्टाइज कर दिया कि भाई मेरी कंपनी का शेयर बेचना चाहता हूं, अभी तक कोई प्रोसेस चालू नहीं हुआ, अब इन्वेस्टर आया और इन्वेस्टर के तरफ से ऑफर दिया गया कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी का 5,000 शेयर खरीदना चाहता हूं। ऑफर, ऑफर, मैं तुम्हारी कंपनी का 5,000 शेयर खरीदना चाहता हूं। ऑफर कौन करता है, इन्वेस्टर करता है कंपनी को, है ना। कंपनी को ऑफर करेगा, बोलेगा कि मैं तुम्हारी कंपनी का 5,000 शेयर खरीदना चाहता हूं, ऑफर हो गया। ये पहला प्रोसेस फॉलो होगा। दूसरा प्रोसेस अब कंपनी का आता है। कंपनी क्या करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। कंपनी बोलता है अच्छा तुम मेरी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो 5,000 शेयर, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो कंपनी, दूसरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। पहला जो हुआ, इन्वेस्टर ने ऑफर दिया कंपनी को, अब कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद इन्फॉर्म करता है इन्वेस्टर को कि ठीक है भाई आप मेरी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। देखो 3 प्रोसेस हो चुका। चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर, कि हाँ भाई मैं तुमको शेयर अलॉट कर दिया, वहां से पैसा मेरे पास आ जाएगा, ये होता है कंसिडरेशन। भाई बदले में कुछ तो लूंगा, है ना, तुम मेरी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो तुम मुझे पैसा दोगे, है ना, तो ये होता है कंसिडरेशन, ठीक है। ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, और चौथा पॉइंट कंसिडरेशन। ये 4 चीज फॉलो होना चाहिए। अगर कोई एक भी चीज फॉलो नहीं होता है तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इल्लीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है दोनों के बीच में जब ये चारों चीज एकदम सही तरीके से फॉलो होगा। अगर नहीं होगा तो क्या माना जाएगा उसको, इल्लीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। अगर आपने कंपनीज एक्ट की चीजों को इग्नोर किया, कंपनीज एक्ट हमारे आर्टिकल, देखो ये 2 चीज का नाम सुना होगा आपने, अगर 11th में एसपी पढ़े होंगे तो एओए एमओए, है ना। एक होता था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपनी सारी डिटेल्स लिख के रखती है कि मुझे क्या काम किस तरीके से करना है, मेरे इंटरनल वर्क को, तो उसके प्रोविजंस के खिलाफ अगर जाके आपने शेयर को अलॉट किया है, उसको वायलेट किया है आपने, तो भी ये कैसा माना जाएगा, इल्लीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर माना जाएगा। नेक्स्ट इज शेयर्स अलॉटेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्टर। अगर आपकी कंपनी के तरफ से कोई एक ही डायरेक्टर शेयर को अलॉट कर दिया, इसको भी माना जाएगा इलीगल। रीजन इज कि भाई जब भी शेयर अलॉट किया जाता है तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स के जो बोर्ड है, पूरा टीम है, वो सबका नाम, सिग्नेचर, सारी चीजें वहां पे मेंशन करनी रहती है ना। कल को कुछ हो गया, इन्वेस्टर का पैसा डूब गया तो किसको पकड़ेगा, है ना। तो कोई एक इंडिविजुअल डायरेक्टर अगर शेयर अलॉट करता है तब भी इसको क्या माना जाता है, इलीगल माना जाता है। नेक्स्ट इज वायलेट्स प्रोविजन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए क्या करना पड़ता है पता है, अगर आप शेयर इशू करते हो तो शेयर अलॉट करते टाइम पे आपको लिस्ट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे। वो एनएसई का है, बीएसई का है, अहमदाबाद स्टॉक कहीं का भी है, वहां पे आपको लिस्टिंग करना पड़ता है। अगर वो आपने नहीं किया और वो बिना किए आपने शेयर को अलॉट कर दिया, है ना, आपका दोस्त था या क्या था पता नहीं, लेकिन आपने शेयर दे दिया बिना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग किए हुए, बिना वहां पे अपडेट किए हुए, तो ये भी चीज क्या माना जाएगा, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर माना जाएगा। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। दोनों का डिफरेंस बता देता हूं, 4 पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूं डिफरेंस, वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके सो बच्चों दोनों का थोड़ा डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट और इलीगल शेयर अलॉटमेंट क्या है, पहले मीनिंग देख लीजिए, 1 मार्क में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो शेयर अलॉटमेंट मेड बाय वायलेटिंग प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को वायलेट करके अगर आप शेयर अलॉट कर रहे हैं तो उसको इरेगुलर माना जाएगा। लेकिन अगर आप लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करके अगर शेयर अलॉट कर रहे हैं तो वो इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। ठीक है, सर्कमस्टांसेस अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, दोनों के कंडीशन पढ़े थे। अगर आपने प्रोस्पेक्टस
नहीं इशू किया या उसमें गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, है ना, या सेबी के साथ आपने नहीं उसको फाइल किया, तब मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुए बिना ही अगर आपने शेयर अलॉट कर दिया, मिनिमम 5% का एप्लीकेशन मनी मिले बिना ही आपने शेयर अलॉट कर दिया, तो ये सारे केसेस में कैसा माना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट इरेगुलर माना जाएगा। इलीगल में हमारे पास 4 मेन कॉन्सेप्ट है। ऑफर इज नॉट मेड, ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज नॉट गिवन, कंसिडरेशन नहीं हुआ। ये चारों चीज अगर कोई भी चीज होता है तो इसको क्या माना जाएंगे, इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा, अगर ये चारों में से कोई एक भी चीज मिसिंग है तो, ठीक है। इफेक्ट, इसका असर क्या देखने को मिलता है भाई, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर। भाई शेयर होल्डर चाहेगा तब इसको क्या कर सकता है, इस चीज पे आवाज उठा सकता है, अपना भुगतान करवा सकता है जो भी उसको नुकसान हो, ठीक है। और इलीगल शेयर तो भाई शुरू से ही वॉइड ही था, मतलब वो इलीगल ही था, है ना, तो इसमें तो टेंशन ही नहीं है। लायबिलिटी कैसा होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहेगा जिसके कारण भी शेयर होल्डर को नुकसान हुआ है, जो भी इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट में जिसका भी हाथ रहेगा, उसका जिम्मेदारी बनेगा कि वो कंपेंसेट करके दे। कंपेंसेट का मतलब भुगतान करके दे जो भी नुकसान हुआ है शेयर होल्डर को, है ना। इलीगल शेयर अलॉटमेंट के केस में ये तो शुरू से ही वॉइड है, इलीगल है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, रिनंसिएशन ऑफ शेयर। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम रिनंसिएशन ऑफ शेयर के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई शेयर अलॉटमेंट में क्या ड्यूटी होता है, जो अपना कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, सीएस होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी, उसका क्या रोल रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है या क्या ड्यूटी रहता है वो शेयर अलॉटमेंट करने में, है ना, उसका क्या रोल रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी चीज कि रिनंसिएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। रिनंसिएशन का मतलब होता है गिव अप, है ना। रिनंसिएशन का मतलब ये भी बोल सकते हैं वापस से दे देना, ठीक है। देखो क्या होता है, उसके पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई राइट शेयर्स क्या होता है, ठीक है, राइट शेयर, ठीक है। एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट शेयर क्या होता है भाई, तो अ कंपनी कैन ऑफर एडिशनल शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इट इज नोन एज राइट शेयर। देखो कैसा होता है ना कि मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ठीक है। अब कैसा हुआ कि वो कंपनी वाला बोलता है कि भाई तुम ऑलरेडी मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो एक काम करो, तुमको और शेयर खरीदना है मेरी कंपनी का तो खरीद लो, ठीक है। लेट सपोज करते हैं मेरे पास 1000 शेयर है ना, तो 200 शेयर उसने बोला कि और खरीद लो, है ना। कंपनी ने बोला अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही क्या किया, ऑफर किया कि और 500 शेयर या 200 शेयर खरीद लो, है ना। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, राइट शेयर। ये बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ेंगे, रिनंसिएशन प्रोसेस क्या होता है। राइट शेयर पता रहेगा तभी आपको रिनंसिएशन का पता रहेगा। रिनंसिएशन इज अ प्रोसेस वेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब मैं कैन गिव अप सम और ऑल शेयर्स। सम और ऑल शेयर मतलब ये नहीं, ये जो मुझे राइट शेयर के तौर पे ऑफर किया गया था ना, उसका कुछ हिस्सा या तो पूरे के पूरे शेयर 200 के 200 शेयर मैं क्या कर दूं, किसी तीसरे पर्सन के नाम पे, किसी दूसरे अलग आदमी के नाम पे अगर मैं ट्रांसफर करने को तैयार हूं, उसी को क्या बोलते हैं, रिनंसिएशन। कंपनी को कई बार ऐसा जरूरत होता है भाई कि मान के चलो मेरा कंपनी का कोई क्रेडिटर था, अब वो क्रेडिटर बोलता है कि भाई मुझे पैसा दो, तो कंपनी के पास अगर तुरंत पेमेंट करने के लिए नहीं होता तो कंपनी क्या करता है ना कि मुझे बोलेगा कि भाई तेरे को जो राइट शेयर के तौर पे शेयर दिया था ना, एक काम करना उसको ट्रांसफर कर देना तू, है ना, अभी मेरे पास पेमेंट कर। तो ये है रिनंसिएशन ऑफ शेयर। रिनंसिएशन ऑफ शेयर में पहले ये चीज समझना कि राइट शेयर क्या होता है। राइट शेयर का मतलब होता है जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसी को और ऑफर करता है शेयर परचेज करने के लिए, इसी को बोलते हैं, उसी को और शेयर देता है, इसी को बोलते हैं हम राइट शेयर। और इन फ्यूचर रिनंसिएशन एक प्रोसेस है कि इन फ्यूचर ऐसा हुआ कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास राइट शेयर है ना, उसको किसी थर्ड पार्टी को कुछ शेयर या पूरा का पूरा शेयर ट्रांसफर किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिनंसिएशन ऑफ शेयर। आई होप ये पॉइंट क्लियर है ना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो भाई ध्यान दे लेना, यहां पे क्या टॉपिक है, स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का जो स्टेटमेंट होता है, मतलब शेयर अलॉटमेंट का जो पूरा प्रोसेस हुआ है ना, तो उसी चीज को हम स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट बोलते हैं। अब यहां पे क्या दिया, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा एक बात बताओ, ये जितना भी चीज तुम पढ़ रहे थे कि लीगल प्रोविजन फॉलो करना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे ध्यान देना है, एस्क्रो बैंक अकाउंट खुलवाना है, फिर क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट करना है, डिपोजिटरी के साथ एग्रीमेंट करना है,
रजिस्ट्रार के पास चीजों को सबमिट करना है, तो वो क्या कंपनी खुद चल के जाके करेगा? कंपनी इंसान है नहीं ना भाई। तो वो सारा काम कौन करता है पता है? कंपनी का सेक्रेटरी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कंपनी सेक्रेटरी। वो सारा काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेक्रेटरी का। दैट इज कंपनी का जो एज अ सेक्रेटरी वर्क कर रहा है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो ये कुछ नया नहीं है, बस यहां पे बोल दिया कि ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। बताओ भाई शेयर अलॉटमेंट में क्या क्या उसका ड्यूटी रहता है? भाई सिंपल, एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी किसकी? उसकी। एग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ कौन करवाएगा? वही जाके करवा। एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी उसी का ड्यूटी। अलग अलग कैटेगरी एप्लीकेंट्स का कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? लिस्ट कौन बनाएगा? वही बनाएगा। अरेंजिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है उसमें जो माइन्यूट्स तैयार करना रहता है, जिसके अंदर पूरा जो मीटिंग के अंदर बातचीत होता है ना उसका वो नोट्स तैयार करता है, वो भी जिम्मेदारी इसका कंपनी सेक्रेटरी का ही होता है ना भाई। इन्फॉर्मिंग एप्लीकेंट्स रिगार्डिंग शेयर अलॉटमेंट, जितना शेयर अलॉट किया जाता है एप्लीकेंट्स को उसका जिम्मेदारी बताने की जिम्मेदारी इसको रहता है। अगर किसी क्या बोलते हैं एप्लीकेंट्स को हमने शेयर नहीं दिया तो उसका पैसा वापस कर दिया जाता है, उसको भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है थ्रू ईमेल, मैसेज, जिस भी तरीके से दिया जाए, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट का जो स्टेटमेंट होता है, पूरा जो अलॉटमेंट का स्टेटमेंट होता है वो रजिस्ट्रार और सेबी के पास भेजने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास रहती है। स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर को लिस्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास रहती है। एट द एंड इसको पेमेंट करना पड़ता है। किसको किसको पेमेंट करना पड़ता है भाई? रेम्यूनरेशन, सैलरी। हाँ, जैसे भाई तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा है तो उसको सैलरी दोगे ना। जो तुमने लीड मैनेजर अपॉइंट किया था, ब्रोकर थे, रजिस्ट्रार था, है ना, सबको आपको क्या देना पड़ता है? चार्ज देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो ये भी काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी का ही काम रहता है। रिलीजिंग पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अब मान लो अंडरराइटर, मैंने आपको बताया था कि भाई बोला गया कि कंपनी शेयर तभी तुम इशू कर सकते हो जब तुम्हारा 90% सब्सक्राइब होगा। तो तुम इसके लिए क्या करते हो? एक अंडरराइटर को हायर करते हो। अंडरराइटर बोलता है भाई बचा हुआ शेयर तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन एक काम करेगा, तू मुझे कमीशन देगा तब खरीदूंगा, है ना। तो उसको कमीशन देना भी पड़ता है। तो वो भी काम कौन करता है? सीएसी करता है। इन शॉर्ट कंपनी सेक्रेटरी का शेयर अलॉटमेंट में शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा रोल रहता है, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपन करना है, रजिस्ट्रार को सारा चीज सबमिट करना है, सेबी के पास सबमिट करना है चीजों को लेके, है ना, पेमेंट करना है लीड मैनेजर को, रजिस्ट्रार को, है ना। सारा चीज का जिम्मेदारी किसके पास रहता है? कंपनी सेक्रेटरी के पास रहता है। तो ये पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि भाई शेयर अलॉटमेंट में क्या ड्यूटी रहता है कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, अलॉटमेंट के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं शेयर कॉल के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा करके आता था ना, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मंगाया जा रहा है, सेकंड कॉल पे इतना अमाउंट मंगाया जा रहा है, फाइनल कॉल पे इतना अमाउंट मंगाया जा रहा है ना। तो वो कॉल्स के रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन हमको बताए गए हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसको लाइन वाइज कैसे कैसे किया जाता है। पहले प्रोविजन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनीज एक्ट में शेयर कॉल के रिगार्डिंग, शेयर कॉल के रिलेटेड कैसा कैसा क्या क्या चीज अवेलेबल किया गया है। देखो पहला तो पॉइंट क्या है? प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। तुम जब कॉल्स को मतलब कॉल का पैसा मंगाओगे तो तुमको आर्टिकल्स ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग ही तुमको पैसा मंगाना है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ कंपनी में ऑलरेडी सारा इंफॉर्मेशन हम अवेलेबल करके रखते हैं। दूसरा पॉइंट, कॉल विदाउट एनी बायस। जब भी तुम शेयर कॉल का पैसा मंगवाओगे लोगों से, जैसा तुम टुकड़े में इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रहे हो, तो तुमको ये चीज का ध्यान रखना है जितने भी शेयर होल्डर हैं सबसे तुमको सेम अमाउंट मंगाना पड़ेगा। मतलब जितना भी शेयर है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 3 रुपए एक शेयर होल्डर से मंगा रहे हो तो सारे शेयर होल्डर से तुमको 3 रुपया पर शेयर ही मंगाना रहेगा। मतलब तुमको उसमें बायस नहीं होना है, किसी शेयर होल्डर को आप 5 रुपया मांग लिया, किसी शेयर होल्डर से 3 रुपया मांग लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रिजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई जब भी आप शेयर कॉल का पैसा मंगाने वाले रहोगे तब आपको क्या चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बिठाना जरूरी है, वहां पे रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको उस रिगार्डिंग बातचीत करना पड़ेगा। डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस क्या होता है सर? आपको टाइम देना पड़ेगा, एक टाइम लिमिट देना पड़ता है, टाइम लिमिट भेजना पड़ता है कि सर इतने दिन के अंदर, नॉर्मली 14 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर बोला जाता है कि भाई इतने दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है ना। तो उनको डिमांड नोटिस भेजा जाता है, जो भी शेयर होल्डर है, जो भी मेंबर है। मान लो आपने 3 रुपया मंगाया,
ठीक है, सारे मेंबर्स को आपने मैसेज भेज दिया कि आपके पास इतना दिन का टाइम है, टाइम लिमिट है, तो आप उनको डिमांड नोटिस भेजते हो। नेक्स्ट, शेयर ट्रांसफर एंड वोटिंग राइट कैंसिल, और जब तक बंदा वो पैसा नहीं भेजेगा तब तक आप क्या कर देते हो, उसका जो शेयर ट्रांसफर है, मतलब वो किसी दूसरे के नाम पे शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकता, या कंपनी के कोई भी चीज में उसका वोटिंग राइट नहीं रहेगा, ये सारी चीजें आप कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कॉल अमाउंट, जो भी कॉल का अमाउंट आएगा, जो भी पैसा आपने मंगाया है वो बैंक के साथ डिपॉजिट होगा। किस नाम से डिपॉजिट होगा? शेयर कॉल अकाउंट। क्लियर है, जो भी पैसा आएगा। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट में गैप देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट कॉल आपने मंगाया, फिर फर्स्ट कॉल के बाद आप जब सेकेंड कॉल मंगाते हो तो वो इंस्टॉलमेंट के बीच में आपको मिनिमम 1 मंथ का गैप देना पड़ेगा, है ना। लोगों को पैसे का अरेंजमेंट करने की भी जरूरत रहती है ना भाई, तो आपको इंस्टॉलमेंट में गैप देना पड़ेगा, उनको मिनिमम 1 मंथ का गैप आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर उनका पैसा नहीं आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉल्स इन अरियर। लेट सपोज करते हैं मैंने फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मंगाया और सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो ये चीज क्या कहलाता है? कॉल्स इन अरियर्स। तो कंपनी क्या करती है? इस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। भाई तुमने सही टाइम पे पैसा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये है सारे प्रोविजंस, जो चीज शेयर कॉल को करते टाइम पे, मतलब जब हम पैसा मंगाते हैं कॉल्स का, तब हमको ये सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई सारे लोगों से एक ही पैसा मंगाओ, और जब तुम शेयर कॉल करवा रहे हो तब तुमको उनको डिमांड नोटिस देना पड़ेगा, एक टाइम लिमिट देना पड़ेगा, फिर तुम्हारे को अपने तरफ से क्या करना है? ट्रांसफर ऑफ शेयर और वोटिंग राइट, ये सारा चीज कैंसिल करके चलना है ना। जो भी पैसा आएगा वो शेयर कॉल के नाम पे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, इंस्टॉलमेंट्स में आपको गैप देना पड़ेगा। अगर जो पैसा नहीं दे रहा है उसको कॉल्स इन अरियर्स पे हम क्या लेंगे भाई? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये सारी चीजें हैं प्रोविजंस। अब पढ़ते हैं प्रोसीजर क्या है शेयर कॉल करने का। चलिए सर, हमने कंपनी के बुक में तो देख लिया कि भाई क्या क्या प्रोविजन मुझे फॉलो करना है कि शेयर कॉल, मतलब कॉल का अमाउंट मंगाते टाइम पे मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है, वो चीज हमने देख लिया। इसका प्रोसेस कैसे होता है सर? कहां से शुरू होता है? अगर मुझे कॉल मनी मंगाना है तो कैसे हम शुरू करेंगे, कहां से शुरू करके कहां पे खत्म करेंगे? हर चीज का कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है ना, तो इसका भी प्रोसीजर है भाई कॉल मनी मंगाने का। सर शुरुआत कहां से होता है? सर शुरुआत होता है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बैठता है, उसके अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि हमको कॉल मनी मंगाना है ना। तो वहां पे सबसे पहले शुरुआत कहां पे होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाता है। वो होने के बाद क्या किया जाता है? क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। जो भी मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मान लो ये मेरा कंपनी है, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो इन सब का क्या हो जाएगा? मेंबरशिप क्लोज हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया जाएगा? मेंबरशिप क्लोज कर दिया जाएगा कि आप मेंबर नहीं हो फिलहाल कंपनी के, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर को, नहीं आपको किसी मतलब कंपनी के डिसीजन में वोटिंग राइट का भी कोई हक नहीं है। क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, आपको कंपनी के मेंबरशिप से थोड़े दिन के लिए साइड करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल। अब आप क्या करोगे? जितने भी लिस्ट हैं, मतलब जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी मेंबर हैं, उनका एक लिस्ट तैयार करोगे, और वो लिस्ट आप किसको भेज देते हो? बैंक को भेज देते हो। देखो, इंफॉर्मेशन टू द बैंक। देखो शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले आपने मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कराया जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग बैठे थे, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस आपने क्या किया? जो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसका आप क्लोजर कर देते हो, मतलब आप फिलहाल मेंबरशिप से सबको हटा देते हो। नेक्स्ट, आप पूरा लिस्ट बनाते हो जिनसे भी आपको पैसा मंगाना है, जितना भी पैसा मंगाना है आप उसका लिस्ट बना के बैंक को ट्रांसफर कर देते हो कि भाई इस नाम से इतना पैसा तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, अब क्या होता है? वो सब करने के बाद अब आप लोगों तक पहुंचते हो, उनको नोटिस भेजते हो। ठीक है, उनको नोटिस भेजते हो, सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल। अब आप कॉल मनी मंगाने के लिए उनको नोटिस भेजोगे, न्यूज़पेपर के थ्रू भेज सकते हो, पर्सनली भेज सकते हो, या तो अभी तो कॉल का जमाना है तो फोन करके बोल देते हैं ना, ईमेल, एसएमएस, आप किसी भी तरीके से उनको क्या भेजोगे? नोटिस भेजोगे। नोटिस भेजने के बाद क्या बोला? पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर। यहां पे क्या है भाई? 14 दिन के अंदर, जैसे ही नोटिस मिलेगा 14 दिन के अंदर क्या होता है? मेंबर्स को पेमेंट कंप्लीट करवाना रहता है ना। और ये जो है पे इन स्लिप, जो भी अमाउंट बैंक के पास रिसीव होगा वो फिर किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है? कंपनी सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर कंपनी क्या करती है? उसका पूरा लिस्ट तैयार करती है, वो अपने बुक में रिकॉर्ड करती है, जो भी अमाउंट आया उसका रिकॉर्ड करती है। जो नहीं दिए, जो कॉल्स इन अरियर्स वाले लोग होते हैं,
उनका लिस्ट लेके वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग बिठाना पड़ता है। शेयर कॉल का प्रोसेस समझ में आया? शुरुआत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग से हुआ था, खत्म भी लास्ट में क्या हो रहा है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कॉल्स इन अरियर का लिस्ट लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ये है पूरे पॉइंट जो कि शेयर कॉल को करने का प्रोसेस होता है। इस पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो, ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी क्या नया आया भाई? वही चीज, जो सारा काम हो रहा है वो कर कौन रहा है? सेक्रेटरी कर रहा है ना। प्रोविजन इन आर्टिकल, उसको वेरीफाई करने का काम वो करेगा। रिजोल्यूशन पास करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई कॉल का पैसा मंगाने से पहले तुमको ये मीटिंग रखना पड़ता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला, फिर उसमें रिजोल्यूशन पास वो भी वही रखवाएगा भाई, वही रिजोल्यूशन पास करेगा, नोटिस इशू वही करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करने वाला है। मतलब जितने भी शेयर कॉल में काम होने वाले हैं वो पूरा काम कौन करने वाला है? कंपनी सेक्रेटरी करेगा। देखो, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर, सारे मेंबर का लिस्ट तैयार करना, उनका क्लोजर करवाना चीजों को, है ना। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर शेयर कॉल, जहां शेयर कॉल का पैसा रिसीव होगा वो उसके लिए अकाउंट ओपन करवाना। फिर मेकिंग नोट ऑफ कॉल मनी रिसीव, जो भी पैसा रिसीव होगा उसका, और जिन मेंबर्स का पैसा रिसीव नहीं होगा उसका क्या बनाएगा? नोट बनाएगा, एक लिस्ट तैयार करेगा और फिर उसको प्रेजेंट करेगा कहां? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ले जाकर। ठीक है, उनके मीटिंग में इसको प्रेजेंट करेगा कि भाई ये लोगों का पैसा रिसीव हो गया, ये लोगों का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या करना है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं, जो कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे शेयर फॉर फीचर का। ठीक है, शेयर फॉर फीचर टॉपिक समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए सर, अगला टॉपिक, अगर आप शेयर कैपिटल अच्छे से पढ़े होंगे तो शेयर फॉरफीचर के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी चीज मैं बता देता हूं। लेट सपोज करते हैं मैंने एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे 433 है ना, मैं 3 बार में मंगा रहा था। शुरू में एप्लीकेशन में 4 रुपया मंगाया, देन उसके बाद अलॉटमेंट में 3 रुपया मंगाया, बंदे ने भेज दिया दोनों पैसा। लेकिन जब मैं फाइनल कॉल का पैसा मंगा रहा था तो ये पैसा बंदा भेज ही नहीं रहा है, जिससे मैं मंगा रहा हूं पैसा वो नहीं भेज रहा है ना। तो कंपनी क्या करती है ना कि भाई नोटिस भेजने के बाद, फिर फाइनल नोटिस भेजने के बाद क्या करती है कि भाई उसको शेयर को पूरी तरीके से क्या कर लेता है? जब्त कर लेता है। जब्त करने का मतलब ये नहीं कि भाई ये शेयर का वैल्यू सिर्फ जब्त होगा, आपका पूरा जितना आपने पेमेंट किया ना, मतलब 7 रुपया आपने पेमेंट किया था तो वो 7 रुपया को कंपनी जब्त कर लेती है, आपके ऑनरशिप से वो चीज हटा देती है। इसी को बोलते हैं हम शेयर फॉरफीचर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पढ़ लेते हैं भाई। शेयर फॉरफीचर जो रिसीव नहीं हुआ होता है अमाउंट, जिस शेयर वैल्यू पे मतलब जो भी शेयर का वैल्यू रहता है उसका अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है उसी को कंपनी फॉरफीट कर लेती है। इसी प्रोसेस को हम शेयर फॉरफीचर बोलेंगे। ठीक है, आपके बुक में मीनिंग मिल जाएगा। बढ़ते हैं कि भाई इसका प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से ये क्या प्रोसेस के साथ इसको शेयर फॉरफीचर किया जाता है। तो देखिए, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर, पहले तो क्या होता है कि कॉल्स इन साथ में है ना ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी भी करते चलते हैं, क्योंकि यही आंसर आप कंपनी सेक्रेटरी के ड्यूटी में भी डालोगे। सेम आंसर को आप प्रोसीजर में भी डालोगे, प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर, और सेम आंसर आप ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में डालोगे। ठीक है, क्या होता है भाई, पहले तो क्या करना रहता है कि जो भी कॉल्स इन अरियर्स वाले लोग हैं, जिनका जिनका भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है ना, शेयर कॉल किए थे ना अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, तो शेयर कॉल जिससे आपने किया था और जिनका पैसा रिसीव नहीं हुआ उन सबका आप क्या करते हो? लिस्ट बनाते हो। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? वो लिस्ट बनाता है। लिस्ट बनाने के बाद जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, बोलता है कि सर ये वो लोग हैं जो पैसा नहीं दिए। देखिए, प्रेजेंटिंग लिस्ट बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके सामने ले जाकर प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने दिखा दिया। अब कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या करेगा? देखो, रिमाइंडर भेजेगा। देखो, रिमाइंडर भेजा मेंबर को रिमाइंडर भेजता है कि भाई तुम्हारा कॉल्स का अमाउंट नहीं मिला है, इंटरेस्ट के साथ आपका पेमेंट कंप्लीट करवाओ। टाइम लिमिट दिया गया था आपको, वो टाइम लिमिट में आपने पेमेंट नहीं किया, अब आप पेमेंट कंप्लीट करवाओ। मतलब रिमाइंडर भेजता है कि इंटरेस्ट के साथ आपका पेमेंट कंप्लीट होना चाहिए। फिर भी अगर कोई सामने से रिस्पांस नहीं आता है तो क्या भेजा जाता है? फाइनल रिमाइंडर भेजा जाता है, और उसमें मेंशन किया जाता है कि आपको 14 दिन के अंदर 14 डेज का टाइम दिया जाता है। फाइनल रिमाइंडर के बाद वो शेयर होल्डर के पास 14 दिन का समय रहता है, जिसके अंदर में उसको पेमेंट कंप्लीट करवाना रहता है विद इंटरेस्ट। अभी देखो, मान लो यहां इसके बाद भी फाइनल रिमाइंडर देने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो क्या करता है भाई? सीएस जो होता है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, एक रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग
होता है उसके अंदर रिजोल्यूशन पास करता है शेयर फॉरफीचर का, कि भाई ये लोग का शेयर क्या कर लिया जाएगा, फॉरफीट कर लिया जाएगा, इनका शेयर फॉरफीचर का रिजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, शेयर फॉरफीट करने के बाद नोटिस भेजा जाता है शेयर फॉरफीचर का वो मेंबर को कि भाई तुम्हारा शेयर हमारी कंपनी क्या कर ली है, फॉरफीट कर ली है। फॉरफीट कर ली है का मतलब क्या, कंपनी के ऑनरशिप में तुम्हारा शेयर आ गया है, तुम्हारा जो नाम मेरे कंपनी के मेंबरशिप में था उससे हटा दिया गया है। ठीक है, इश्यूइंग पब्लिक नोटिस, पब्लिक में नोटिस भेजा जाता है। जिस जिस भी मेंबर का नाम मेंबरशिप से हटाया जाता है उसको न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस कैसा भेजा जाता है भाई, न्यूज़पेपर में बताया जाता है कि भाई आप सभी का नाम हमारे मेंबरशिप से हटा दिया गया है ना। ये इसलिए किया जाता है कि कल को अगर वो पर्सन कुछ गलत काम करेगा तो मेरी कंपनी का इमेज खराब हो, वो तो ऐसा नहीं होने देता है। कंपनी क्या करता है, पब्लिक नोटिस दे देता है कि भाई ये मेरी कंपनी का मेंबर अब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये सारा प्रोसेस होने के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो मेंबर्स का पूरा रजिस्टर जिसमें रिकॉर्ड था ना, उसमें जाके सीएस क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, उसमें जाके एंट्री कर लेता है कि अब ये मेंबर्स का शेयर फॉरफीट हो चुका है, मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल घट चुका है। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स कर लेता है। अब बढ़ते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ शेयर फॉरफीचर क्या क्या देखने को मिलता है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोसीजर देख लिया कि भाई शेयर फॉरफीचर किस किस तरीके से किया जाता है। अब शेयर फॉरफीचर हुआ तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। जैसे मान लो ना, शेयर फॉरफीचर क्या था, 10 रुपए का शेयर था, वही 4-3-3, भाई बंदे ने ये दोनों पेमेंट कर दिया था, ये नहीं पे किया तो भाई उसने जो पेमेंट किया था वो पैसा पूरा कंपनी ने अपने नाम पे कर लिया ना, शेयर ही फॉरफीट कर लिया जितने का पेमेंट हुआ था। तो इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, देखो पहली बात तो एंड ऑफ मेंबरशिप। जैसे जिस भी आदमी के हाथ में ये शेयर था वो मेरी कंपनी का मेंबर था, लेकिन अब वो मेंबर नहीं है, एंड ऑफ मेंबरशिप है ना। शेयर होल्डर लूजेस द, यहां पे वो आदमी का फोटो बना देता हूं है ना। अब ये बंदा मेरी कंपनी का मेंबर नहीं है, भाई तू मेरी कंपनी का मेंबर नहीं है। और शेयर होल्डर लूजेस द अमाउंट ऑलरेडी पेड, भाई साहब ने 7 रुपया पे किया था ना, लेकिन अब ये अमाउंट वो लूज कर चुका है, वो कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है, जब्त कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट शेयर होल्डर लूजेस द राइट टू रिसीव डिविडेंड। भाई साहब जब तक मेरी कंपनी के शेयर होल्डर थे ना, तब तक उनको कंपनी क्या करती थी, डिविडेंड का पेमेंट करती थी, डिविडेंड देती थी। लेकिन अब वो मेरी कंपनी का मेंबर ही नहीं है तो उसको डिविडेंड क्यों दूंगा भाई, है ना। तो शेयर होल्डर लूजेस द राइट टू रिसीव डिविडेंड। उसके बाद द कंपनी बिकम्स ऑनर ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। ये शेयर जो इसके नाम पे था अब किसके नाम पे आ जाएगा, कंपनी के नाम पे आ जाता है, और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने हिसाब से वापस से रीइश्यू कर सकता है, बेच सकता है। ठीक है, शेयर फॉरफीचर करने के कारण क्या होता है, कंपनी का शेयर कैपिटल भी डिक्रीज हो जाता है। अभी भाई जितना इसके नाम पे शेयर था वो तो डिक्रीज हो गया ना, है ना। जैसे मान लो 10 लाख पूरी कंपनी का शेयर कैपिटल था, है ना, ये बंदे के पास 1 लाख रुपए का शेयर था। अभी मान लो इसका 1 लाख का शेयर फॉरफीट कर लिया गया, तो बताओ अब तो 9 लाख का ही शेयर बचा ना, शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ कि नहीं। तो शेयर फॉरफीचर करने के कारण क्या होता है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड। लास्ट पॉइंट क्या है, कंपनी कैन री इश्यू द फॉरफिटेड शेयर। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग ये जो शेयर जिसको फॉरफिट किया गया है उसको वो लोग वापस से री इश्यू कर सकते हैं। ये सारे थे पॉइंट हमारे इफेक्ट्स के। अब छोटे छोटे 3 पॉइंट है, उसको थोड़ा पढ़ते हैं अपन। चैप्टर पढ़ने में मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, है ना। अब लास्ट जो 3 टॉपिक है उसके बारे में मैं ओवरव्यू दे देता हूं, है ना। चलिए डिस्कस कर लेते हैं उन सारे टॉपिक्स को भी। चलिए सर, ये 3 टॉपिक थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाले, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे कि सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर लियन क्या होता है, शेयर डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट ये है सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब होता है रिटर्निंग द शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी। भाई मेरे पास जो शेयर सर्टिफिकेट पड़ा था, है ना, पहले कैसा होता था ना कि भाई शेयर हमारे पास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता था, है ना, फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता था। आज क्या हो गया, डीमटेरियलाइज हो गया है चीजें, है ना, ऑनलाइन में अवेलेबल होता है, डीमैट अकाउंट में सारा चीज अवेलेबल होता है। लेकिन पहले होता था कि हमारे पास कौन से फॉर्म में रहता था, फिजिकल फॉर्म में चीजें अवेलेबल होती थी। अब ये कैसा होता था ना कि भाई सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि मैंने कंपनी को वापस से वो शेयर जो मेरे पास अवेलेबल था, शेयर सर्टिफिकेट अवेलेबल था, वो मैं वापस रिटर्न कर दिया। इसी पॉइंट को हम बोलते थे सरेंडर ऑफ
शेयर। ठीक है, ये कौन से केस में हो सकता है? अगर भाई मेरे पास जो शेयर सर्टिफिकेट पड़ा था वो फट गया है ना, तो फट जाता है तो क्या बोलते हैं, हम कंपनी के पास जाते हैं, नया शेयर सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। ठीक है, किसी दूसरे बंदे के नाम पे मैंने शेयर ट्रांसफर कर दिया है ना, तब भी ये चीज क्या हो जाता है भाई कि शेयर को मुझे क्या करना पड़ता है, वहां पे सबमिट करना पड़ता है। या तो कभी ऐसा कंडीशन आ गया कि उसमें रिकॉर्ड करने का कोई प्लेस नहीं रहा, मतलब जगह खाली नहीं रहा। जैसे बैंक अकाउंट नहीं होता है, बैंक अकाउंट में एक पासबुक होता है आपके पास है ना, तो पासबुक में रिकॉर्ड कराते कराते पेज भर जाता है, तो आप क्या करते हो, नया पासबुक मांगते हो उससे। उसी तरीके से इसमें रिकॉर्ड करने का अब जगह नहीं है, तो भी हम क्या करते हैं, नया सर्टिफिकेट लेते हैं, तो इसको मेरे को सरेंडर करना पड़ता है, मतलब वो सर्टिफिकेट मुझे सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, शेयर लियन। शेयर लियन क्या होता है सर? अभी ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं, लेट सपोज करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब कौन? जिसको मुझे पैसा देना बचा हुआ है। तो वो क्या किया ना, ये क्रेडिटर ने मुझे पेमेंट किया है ना, पैसा दिया था या कुछ मदद किया या कुछ भी, किसी भी फॉर्म में मुझे कंसिडरेशन दिया। अब उसके बेस पे उसने क्या किया, मेरे शेयर को क्या कर लिया है, लियन कर लिया। लियन का मतलब होता है आप एक कॉन्सेप्ट में बोल सकते हो गिरवी टाइप में, है ना। जैसे मैं कोई गोल्ड रख के, जो गिरवी रख के मैं पैसा लेता हूं, है ना, तो उसी तरीके से क्या होता है ना, शेयर लियन भी होता है। क्रेडिटर क्या करता है ना, मेरे शेयर को लियन करके मेरे को पैसा देता है। अभी यहां पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है कि जब तक मैं ये क्रेडिटर का पेमेंट वापस नहीं करूंगा, तब तक मेरा शेयर कौन से कॉन्सेप्ट में रहेगा, शेयर लियन में रहेगा। और शेयर लियन के केस में मैं ना तो ये शेयर को किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूं, ना ही मैं ये शेयर को सेल कर सकता हूं। बात समझ में आ रहा है? शेयर लियन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि भाई क्रेडिटर को जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तब तक मेरा शेयर लियन के कॉन्सेप्ट में रहेगा। और लियन के केस में मेरे को 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि मैं किसी थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन के नाम पे मैं शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। जब तक वो शेयर लियन है, तब तक मैं उसको सेल नहीं कर सकता हूं, और ना ही मेरा फिलहाल उस शेयर पे मेरा ओनरशिप का हक रहेगा। लास्ट पॉइंट इज शेयर डिविडेंड। शेयर डिविडेंड क्या होता है सर? जो भी कंपनी का शेयर होल्डर होता है, लेट सपोज कीजिए ये एक कंपनी है और ये कंपनी का शेयर मैं खरीद के रखा हूं, ठीक है, तो मेरे को कंपनी, मैं भाई पैसा दिया हूं, मैं पैसा इन्वेस्ट किया हूं, तुम्हारी कंपनी का शेयर खरीदा हूं, तो कंपनी क्या करती है पता है, जो भी पैसा मैंने उनको दिया है, जितना भी अमाउंट दिया, उसके बदले में वो मुझे हर ईयर डिविडेंड का पेमेंट करती है, डिविडेंड देती है। इंटरेस्ट के तौर पे कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है, मुझे डिविडेंड रिसीव होता है हर साल। ठीक है, यहां ध्यान देंगे कंपनी क्या प्रोसेस फॉलो करती है। देखिए, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, तो सबसे पहले प्रॉफिट के पैसे में से कंपनी क्या पेमेंट करती है, टैक्स का पेमेंट करती है। टैक्स का पेमेंट करने के बाद जो भी उनके पास प्रॉफिट बचता है, अब वो प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व करके साइड में रखती है। भाई कंपनी के पास रिजर्व भी होना जरूरी है, क्योंकि कई बार एक्सपांशन करना रहता है या कुछ जरूरत पड़ जाता है, तो पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो भाई फिर बाद में लोगों से थोड़ी मांगेंगे वापस पैसा। तो क्या करता है ना, पहले टैक्स देती है, जो भी प्रॉफिट का पैसा रहता है, फिर जो प्रॉफिट का पैसा वापस बचता है उसमें से क्या करती है, रिजर्व बनाती है, साइड में पैसा जनरल रिजर्व के नाम पे, सेक्रेटरी, कुछ भी अमाउंट के तौर पे वो रिजर्व करके रख लेती है पैसा। अब बचे हुए पैसे को वो क्या करती है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ डिविडेंड। वो डिविडेंड के तौर पे पूरा शेयर होल्डर्स में पैसा क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो दो तरीके का, डिविडेंड को अपन दो तौर पे देख सकते हैं। एक तो होता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम, और दूसरा होता है एनुअल डिविडेंड। एनुअल को अपन फाइनल डिविडेंड भी बोल सकते हैं, है ना। ये जो डिविडेंड होता है वो अपन दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, जो कि साल आधे आधे साल में, सेमी एनुअली बोल सकते हैं, आधे आधे साल में जो डिविडेंड हमको पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। और एनुअल डिविडेंड का मतलब होता है साल में जो एक बार हमको अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं हम एनुअल डिविडेंड या तो फाइनल डिविडेंड। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगले चैप्टर के ऊपर वन शॉट रिवीजन वीडियो मैं जल्द से जल्द अवेलेबल करने का ट्राई करूंगा। आपके एग्जामिनेशन के पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। ठीक है, चलिए ये वीडियो को अच्छी तरीके से देख के समझ लीजिएगा आप, है ना, याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में।